हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ ए कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंबर्स का मीनिंग क्या है, मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर क्या होता है, देन एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। देन एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप क्या होता है, देन सेसेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, देन राइट्स ड्यूटीज एंड जो लायबिलिटीज होती है एक मेंबर की वो क्या है, वो हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि एन इंस्टीट्यूशन को एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है इस फॉर्म फॉर पर्पसेस, ये किसके लिए फॉर्म की जाती है, कौन से पर्पसेस के लिए फॉर्म की जाती है। लाइक एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, एंटरटेनमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है इंस्टीट्यूशन का, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह वो इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हो गए। हेल्थ जो हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह जो है, बिजनेसेस है, तो ये सारे के सारे जो हैं इंस्टीट्यूशंस ही है एंड दे आर फॉर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ व्हाट, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए एंड बिजनेस के लिए इनका सेटअप होता है। सो इट इज स्ट्रक्चर्ड यूनिट। तो ये जो यूनिट होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड होता है कि इसका जो एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्या करने वाले हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके कि ये जो है इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है पर्टिकुलर कंपनी का, एंड जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। तो यहाँ पर उसके रिलेशनशिप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड होता है इस इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का। देन यहाँ पर द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एंड मैनेज बाय, इसको फॉर्म कौन करेगा, इसको फॉर्मेशन कौन करने वाला है, इसे मैनेज कौन करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पर्सन्स होते हैं जो इसे मैनेज करते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉर्म करते हैं। दो बाय इटसेल्फ इट इज नॉन लिविंग सेटअप। हाँ, तो अपने आप से ये नॉन लिविंग सेटअप, इसको लिविंग सेटअप बनाने के लिए, मतलब इसको रनिंग करने के लिए, लाइवली बनाने के लिए जो है पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करने के लिए यहाँ पर पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो द पर्सन्स एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उन्हें हम मेंबर्स बोलते हैं। दे आर टर्म्ड एज मेंबर्स, उन्हें मेंबर्स बोला जाता है। एंड इट कैन बी राइटली सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाय मेंबर्स, कि ये हम सही तरीके से अगर हम बोले कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ द मेंबर्स, उसके जो मेंबर्स है, ऑफ मेंबर्स एंड फॉर मेंबर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन बाय मेंबर्स, मेंबर्स के द्वारा ही इसका सेटअप होता है, फॉर मेंबर्स के लिए ही इसका सेटअप होता है, मेंबर्स के लिए होता है ये। तो यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर्स एंड मेंबरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट एंड मेंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें आगे इसका मीनिंग वगैरह स्टडी करना पड़ेगा। तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ मेंबर, मेंबर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो मेंबर मीन्स अ पर्सन, मेंबर का मतलब ए पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का जो मेंबर्स का रजिस्टर होता है, जैसे आप लोगों का कैसे कॉलेज में अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें आपका नेम वगैरह एंटर करती है आपकी क्लास टीचर्स, तो वैसे ही जो है कंपनी के मेंबर्स के लिए, कंपनी के जो मेंबर्स की डिटेल है वो उनके मेंबर्स रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है बाय द कंपनी। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स कि हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, जो डिपॉजिटरीज होते हैं। अभी ये डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, तो जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है वैसे ही जो है शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का जो राइट्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर
उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इज जस्ट लाइक अ बैंक, जो कि शेयर्स के लिए होता है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हो, डिपॉजिटरी सिस्टम वगैरह के बारे में। देन टू प्री रिक्विसाइट्स, मतलब टू वेरी फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी आर, दो इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है एक किसी पर्सन को अगर कंपनी का मेंबर बनना है, तो पहली बात तो द अग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक द शेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी का शेयर्स लेने के लिए उन्हें राइटिंग में अग्रीमेंट लेना जरूरी है। मतलब दे विल मेक एन अग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन होगा राइटिंग में, वहां पर मेंशन किया जाएगा कि भाई सो एंड सो पर्सन इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एंड सेकेंड थिंग, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन, वो पर्सन का रजिस्ट्रेशन, सो अग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी होता है कि वो तैयार है, ही इज अग्री कि उसका जो नाम है वो कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में रिकॉर्ड हो। नाउ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता क्या है, अभी ये कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। तो द रजिस्टर विच एनलेस ऑल इट्स मेंबर्स, जितने भी उसके मेंबर्स है, जैसे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका सबका लिस्टिंग जो है अटेंडेंस रजिस्टर में होता है। सेम वे मेंबर्स का जो नेम्स है वो रजिस्टर में एंटर्ड होता है विद देयर डिटेल्स इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रॉपर उनका जो एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह सारे के सारे उसमें मेंशन होते हैं, नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितनी है उनके शेयर्स के एंड ऑल। नाउ डिपॉजिटरी, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था जैसे डिपॉजिटरी क्या है, इज एन इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन है वेयर सिक्योरिटीज जो शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंड डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखा जाता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब डीमेटेरियलाइज फॉर्म, जिसमें मतलब इसमें फिजिकल फॉर्म नहीं होता है शेयर्स का, शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफगार्ड किए जाते हैं अंडर द डिपॉजिटरी। नेमली यहाँ पर जो डिपॉजिटरी सिस्टम है हमारी कंट्री में वो है NSDL एंड CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड मतलब CDSL। देन बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, इज द इन्वेस्टर, ये कौन है, ये इन्वेस्टर है हु ओन सिक्योरिटीज, जो कि सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, ओन करता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंड हैज इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज, और उसका जो इंटरेस्ट है मतलब उसका जो पूरा का पूरा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके सिक्योरिटीज पे, उसके शेयर्स पे रहता है, उसमें ही उसका उसकी लाइकिंग रहती है कि भाई हाँ मैंने कितने शेयर्स होल्ड किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ यहाँ पर मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर वर्सेस मेंबर, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि भाई मेंबर क्या है, शेयर होल्डर क्या है। तो यहाँ पर जनरली बाइंग शेयर इज द मोस्ट कॉमन एंड इजीएस्ट वे है और मीडियम है जहाँ पर एक पर्सन जो बंदा है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है शेयर्स परचेस कर कंपनी के। नाउ टर्म्स मेंबर एंड शेयर होल्डर कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, इसीलिए हम लोग जो मेंबर एंड शेयर होल्डर है उसको हम इंटरचेंजेबली, इस वर्ड को टर्म को हम यूज करते हैं। मेंबर एंड शेयर होल्डर टर्म को हम एक दूसरे की जगह पे हम रिप्लेस कर यूज करते हैं एंड मीन द सेम पर्सन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो बंदा है शेयर होल्डर या मेंबर वो सेम होता है। बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो मेंबर माइट बी अ शेयर होल्डर, एक मेंबर जो है कंपनी का वो शेयर होल्डर माइट नॉट बी अ शेयर होल्डर और माइट बी अ शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये दो केस होता है। प्रैक्टिकली हम जो है मेंबर एंड शेयर होल्डर को वन एंड द सेम पर्सन हम कंसिडर करते हैं, बट इन रियलिटी जो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मेंबर होता है वो शेयर होल्डर हो कंपनी का वो कोई जरूरी नहीं है। ही माइट बी अ member might be a shareholder or may not be a shareholder. Now member without being a shareholder बने बिना किसी कंपनी का मेंबर कैसे बना जा सकता है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स है आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है सारी बातें कि किस तरीके से मतलब यहाँ पर मेंबर जो है वो विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर वो मेंबर बन सकता है। तो सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मेंशन होते हैं, तो दे बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द शेयर होल्डर्स टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। जब तक उनको जो सिग्नेटरीज होते हैं उनको मतलब
शेयर होल्डर तब तक वो डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं जब तक उनको अलॉटमेंट नहीं होता है शेयर्स का। तो दे बिकम द मेंबर, वो कंपनी के मेंबर जरूर बन जाते हैं जो सिग्नेटरीज होते हैं, लेकिन वो शेयर होल्डर्स नहीं कहलाते जब तक उनको अलॉटमेंट नहीं रिसीव होता है, उनके हिस्से के शेयर्स उन्हें नहीं रिसीव होते। देन सेकेंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट, जो कंपनी जो है गारंटीड रिटर्न जो देती है वो उस कंपनी का जो मेंबर होता है वो विदाउट शेयर होल्डर भी वो मेंबर बन सकता है। तो दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल, ये कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट, ये कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं होता। देयरफॉर इट हैज ओनली मेंबर्स, तो खाली इसके जो है मेंबर्स ही होते हैं एंड नो शेयर होल्डर्स, इसमें कोई शेयर होल्डर नहीं होता है। देन द थर्ड वन इज द मेंबरशिप ऑफ एक्विसेंस, दैट इज एस्टोपेल। तो यहाँ पे इफ एनी पर्सन मिस इंटरप्रेट करता है अपने आप को हिमसेल्फ एज अ मेंबर की भाई मैं मेंबर हूँ कंपनी का, शैल बी स्टॉप, तो उसको बाद में उसे स्टॉप कर दिया जाता है, उसको रेफ्यूज कर दिया जाता है कि भाई यू आर नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी फ्रॉम रेफ्यूटिंग हिज पोजिशन सब्सिक्वेंटली एंड इज हेल्ड लायबल एज अ मेंबर इवन दो ही इज नॉट अ शेयर होल्डर। अगर वो मतलब मिस इंटरप्रेट करता है तो उसको जो है वो अपने आप को ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है, उसने शेयर्स अगर उसके हिस्से में नहीं आए तो अ पर्सन नोइंग परमिट्स एंट्री इन हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अनोइंगली, जानबूझ के जान कर अगर किसी घपले में, हम बोलते हैं ना मिस इंटरप्रेट किया, घपला किया, उसने मेंबरशिप के रजिस्टर में जो शेयर होल्डर्स का रजिस्टर है उसमें उसकी नाम की एंट्री आ गई, तो वहां पर ये जो है ये जो बंदा है वो मेंबर कहलाता है, पर ये शेयर होल्डर नहीं होता क्योंकि उसने शेयर होल्डर्स नहीं खरीदे कंपनी के। तो एक्विसेंस मींस टू परमिट, अग्री टू अलाउ किया जाता है, एग्री किया जाता है, एक्सेप्ट और गिव अप्रूवल फॉर, जिसे अप्रूवल रिसीव हो जाता है, जिसका रजिस्टर में जस्ट नाम दे दिया जाता है, तो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एज अ, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है, वो मेंबर ही हुआ कंपनी का खाली। देन फोर्थ वन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द ट्रांसफरर मतलब जो सेलर होता है, सेलर ऑफ शेयर्स को जो सेल करता है, कंटिन्यूज टू बी मेंबर ऑफ कंपनी टिल हिज नेम, वो तब तक कंपनी में मेंबर करके उसका नाम रिकॉर्ड होता है जब तक रजिस्टर से उसका नाम नहीं हटा दिया जाता है। टिल हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रिप्लेस्ड विद नेम ऑफ ट्रांसफरी, और उसका नाम जो है ट्रांसफरी के, हिज नेम इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रांसफरी, बायर का नाम जब तक नहीं आता है, ट्रांसफरी का नाम जब तक एंटर नहीं होता रजिस्टर में, और जब तक जो बंदा पुराना ओल्ड पर्सन है जिसने सेल कर दिया उसका नाम जब तक रजिस्टर में तब तक वो मेंबर कहलाता है। देन फिफ्थ वन, मतलब चेंजेस होना जरूरी है इन सिंपल, रजिस्टर में जो मेंबर का रजिस्टर है उसमें नाम चेंज होना चाहिए, भाई ये शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं सो एंड सो पर्सन के नाम पे, अभी इसका बायर जो नया बायर आ गया तो नए मेंबर का नाम रिकॉर्ड होना चाहिए इन सिंपल। देन फिफ्थ वन, ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर बाय सक्सेशन या फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स ऑफ ए डिजीज्ड मेंबर, जो डिजीज्ड मेंबर है उसका जो शेयर्स आर हेल्ड बाय हिज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो लीगल हेयर है मतलब डेथ हो जाती है अगर किसी पर्सन की और उसका जो लीगल हेयर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो द डिजीज्ड पर्सन सीजेस टू बी द शेयर होल्डर, वो बट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर। हाँ, उसकी जो शेयर होल्डर है वो नाउ ही इज नॉट द शेयर होल्डर बट वो एज अ मेंबर वो उसका कंटिन्यूटी रहती है, उसकी मेंबरशिप जो है टिल ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड, जब तक वो जो ट्रांसमिशन है मतलब शेयर जो है, देखिए क्या होता है कि जब कोई किसी को सेल करता है तो उसको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलते हैं, और बाय द लॉ जब है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर के पास जब भी शेयर्स जाते हैं तो उसको ट्रांसमिशन बोला जाता है बाय सक्सेशन, मतलब किसी हम बोलते हैं ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे पास ऑन होती है, सेम वे जो शेयर्स है आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर वो पास ऑन हो जाते हैं दूसरे पर्सन को और उसके रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो टिल द ट्रांसमिशन जब तक वो ट्रांसमिट नहीं होते तब तक वो मेंबर ही कहलाता है जो डिजीज्ड पर्सन है। तो ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस, ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस वेर इन द शेयर्स ऑफ अ डिजीज्ड, जो डिजीज पर्सन का शेयर्स है आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे उसको रजिस्टर किया जाता है। नाउ सिक्स्थ वन, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, अगर जो कंपनी का जो मेंबर है वो अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बाय द कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो शेयर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर
आर हेल्ड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर। जो कोर्ट ने ऑफिशियल अपॉइंट किया है उसको रिसीव हो जाता है, असाइनी को रिसीव हो जाता है। सो द इंसॉल्वेंट पर्सन कंटिन्यूज टू बी मेंबर बट ही इज नॉट ए शेयर होल्डर, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं रहता, क्योंकि ये चेंजेस जब तक रजिस्टर में चेंजेस नहीं आता है तब तक एज अ मेंबर उसको काउंट किया जाता है। इन सिंपल यही बात है। नाउ सेकेंड है कि शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर। आप मेंबर बने बिना आप कैसे शेयर होल्डर बन सकते हैं? हाँ, प्रैक्टिकली इस वर्ड को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। शेयर होल्डर की जगह हम मेंबर और मेंबर की जगह पे हम शेयर होल्डर यूज करते हैं इन प्रैक्टिकल। नाउ द ट्रांसफरी, जो ट्रांसफरी है दैट इज बायर ऑफ द शेयर्स, और ऑफिशियल जो रिसीवर होता है, ऑफिशियल रिसीवर कौन से केस में? इंसॉल्वेंसी के केस में, जब कोर्ट अपॉइंट करती है, ऑफिशियल असाइन करती है पर्सन को, बंदे को। और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी लीगल हेयर जो होता है, इन केस ऑफ डेथ as explained above as shareholders but not members of the company। तो ये लोग है ना शेयर होल्डर्स रहते हैं बट नॉट दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नाउ यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए क्या होता है? तो लेट अस नाउ नो हु कैन और कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। कौन मेंबर बन सकता है कंपनी का और कौन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसमें बाइंग शेयर्स अमाउंट्स टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब कोई बंदा शेयर परचेस करता है किसी कंपनी का। सो एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, नेमली जो है पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, वो मेंबर बन सकता है कंपनी का। कैन बी अ मेंबर ऑफ ए कंपनी। कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, परचेस करता है शेयर्स का, वो कोई इंडिविजुअल बंदा हो सकता है, कोई इंडिविजुअल फर्म हो सकती है। नाउ दिस टॉपिक therefore has a context to the provisions of contract act। ये contract act के तहत आता है कि subject to the provisions of the companies act, then memorandum and articles of company, any person sui juris can become a member of a company as follows। वो member बन सकता है कंपनी का। नाउ यहाँ पे sui juris जो है वो लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है लीगली कॉम्पिटेंट जो है टू मैनेज वंस ओन अफेयर्स, जो अपने खुद के जो इंडिविजुअल बंदा है, पर्सन है, वो अपने काम काज को, अपने टास्क को जो मैनेज कर सकता है। नाउ यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन में माइनर हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है, इंसेन और ल्यूनेटिक हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है। नाउ माइनर, यहाँ पे इंडिविजुअल्स में अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर। अभी यहाँ पे माइनर हो सकता है बोले तो क्या? माइनर मेंबर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है वो, लेकिन उसके बिहाफ में उसका गार्जियन जो है वो परचेस कर सकता है शेयर, तो वो शेयर होल्डर्स हो सकता है। माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर। सो यहाँ पे अ गार्जियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेस ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, माइनर के बिहाफ में वो शेयर्स परचेस कर सकता है। तो ये जो है बंदा वो मेंबर नहीं हुआ पर शेयर होल्डर हुआ। माइनर जो है वो शेयर होल्डर हुआ कंपनी का, लेकिन मेंबर नहीं हुआ। नाउ इंसॉल्वेंट, सिंस द बेनिफिशियल राइट जो है ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय द ऑफिशियल जो रिसीवर है या असाइनी जो है, जिसे कंपनी जो है जिसे कोर्ट जिसे डिक्लेयर करती है कि भाई कौन इसका हकदार है। सो द इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप्स बीइंग द मेंबर। तो जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो मेंबर नहीं होता है, लेकिन वो शेयर होल्डर होता है कंपनी का। नाउ इंसेन और ल्यूनेटिक, तो यहाँ पर इनएबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स द पर्सन इनएलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। अगर कोई इनेबल पर्सन है, कोई मेंटली रिटार्डेड हो गया, इंसेन मतलब जो जिसका मतलब हम बोलते हैं ना कि जिसे प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग दे कैन इनएबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो इनएलिजिबल होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं कंपनी का। दे कैन बी द शेयर होल्डर्स बट दे कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। देन द फोर्थ वन इज द फॉरेनर। सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉरेनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो मेंबर जो है शेयर होल्डर बन सकता है कंपनी का।
फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी अ मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू, लेकिन इसमें क्या होता है कि उससे फेमा के जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है उसके जो भी प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने होते हैं। तो फेमा कौन है? तो फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एंड इसका काम क्या है, व्हाट्स इज इट्स ऑब्जेक्टिव, ये क्यों इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है फेमा का इंडिया में? तो इट एम्स एट फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है एंड प्रमोट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, और इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ये प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। नाउ द सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन हम मानते हैं, इसे लीगल एंटिटी हम कंसीडर करते हैं, कंपनी इज अ एंटिटी। कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेंबर हो सकती है इन इट्स ओन नेम, खुद के नेम पर। इट कैन बिकम, कंपनी का नाम, फिर इस केस में क्या होता है कि जो मेंबर्स रजिस्टर होता है मेंबर्स का, उसमें कंपनी का नाम एंटर किया जाता है। तो इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है उसमें उससे अगर इसे उसमें मेंशन रहता है, ऑथराइजेशन रिसीव होता है अगर किसी कंपनी को, तो कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। बट कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर, लेकिन कंपनी खुद के शेयर्स के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, दूसरी अनदर कंपनी कैन इन्वेस्ट, तो वो शेयर होल्डर हो जाता है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये भी रजिस्टर्ड है बाय द लॉ, सो इट कैन बी अ मेंबर ऑफ ए कंपनी, ये मेंबर बन सकते हैं कंपनी के। नाउ सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो पार्टनरशिप फर्म होता है, दे कैन ऑल्सो बिकम द member of the company since it is just juristic person, it can be a member of the company। then यहाँ पे देखिए juristic, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लीगली जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो अपने अफेयर्स फॉलो करता है, अपने टास्क को कवर अप करता है, तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये लीगली जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज लीगली ऑथराइज्ड कंपनीज हो गई, ये इंस्टीट्यूशन हो गए। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF की मेंबरशिप को ये प्रोहिबिट जो डज नॉट एक्ट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF को मना नहीं किया गया, बट द शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो इंडियन कंपनी एक्ट है उन्होंने मना नहीं किया कि भाई कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो शेयर्स नहीं खरीद सकता, लेकिन ये बोला गया कि भाई जो शेयर्स होंगे वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे, जो कर्ता धर्ता है, इनका जो कर्ता होता है उन्हीं के नाम पर, कर्ता के नाम पर ये रजिस्टर्ड हो गया। HUF में कर्ता होता है ना, मेन जो हेड होता है फैमिली का। देन फिफ्थ वन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म जो है, द फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी एज इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंटिटी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, ओनली महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म का। बट फर्म कैन होल्ड, लेकिन फर्म जो है वो जो शेयर्स है वो हेल्ड कर सकते हैं इन द इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर्स के इंडिविजुअल नेम्स पे शेयर्स परचेस किए जा सकते हैं। ये लोग मेंबर नहीं हो सकते लेकिन शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। नाउ ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन द कंपनी, जो ट्रस्ट है और जो रजिस्टर्ड है तो वो शेयर होल्डर्स बन सकते हैं कंपनी के, इन इट्स ओन नेम, ट्रस्ट के नाम पर शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। यहाँ पे नाउ एलिजिबिलिटी को लेकर टेबल दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी एट ए ग्लांस, किसी कंपनी की मेंबरशिप रिसीव करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी, तो यहाँ पे कैटेगरी दिया है माइनर हिमसेल्फ, तो माइनर हिमसेल्फ इज नॉट एलिजिबल, यहाँ पर माइनर एलिजिबल नहीं है, वो मेंबर नहीं बन सकता, शेयर होल्डर बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर, देन इंसेन और ल्यूनेटिक पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर। हाँ, फॉरेनर कैन बी द मेंबर, कर्ता ऑफ HUF पार्टनर कैन बी द मेंबर, देन द कंपनी जो है अनदर कंपनी, यहाँ पे खुद की कंपनी खुद के शेयर नहीं खरीदती है, एलिजिबल फॉर दिस। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप, देन LLP इज एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप, HUF इज जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकती है, यहाँ पर उसके लिए क्या है
जो कर्ता होता है उसके नाम पे हो सकता है। एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इस टर्म को स्टडी किया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सो इसको LLP कर बोला गया, तो LLP वो बन सकते हैं बिकॉज ये रजिस्टर्ड होता है। देन पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी द मेंबर बिकॉज ये रजिस्टर्ड फर्म नहीं होता है, एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। देन ट्रस्ट कैन नॉट, ट्रस्ट जो है वो मेंबर बन सकते हैं कंपनी को। तो यहाँ पर जो डिटेल है वो ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, तो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड LLP एंड ट्रस्ट ये लोग मेंबर बन सकते हैं। HUF एंड पार्टनरशिप नहीं बन सकते एज ए ऑर्गेनाइजर, एज एन इंस्टीट्यूशन ये लोग नहीं बन सकते हैं। और इंडिविजुअल्स में जो है माइनर, इंसॉल्वेंट एंड इंसेंट पर्सन जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। बाकी फॉरेनर एंड कर्ता ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनर्स जो होते हैं वो बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप को एक्वायर कैसे करना है, एक्विजिशन इसका कैसे लिया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जस्ट गो थ्रू कर लेना है टॉपिक, ताकि आप लोगों को जब भी कॉलेजेस रीओपन होंगे, अभी तो जैसे कॉलेजेस आपकी दिवाली वेकेशन चल रहे हैं, बाय द वे हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय वेल विशेस। आपको ये प्रिपरेशन करते रहना है, स्टडीज अभी स्टार्ट कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।